हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ओआर स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं द हिंदू एडिटोरियल हिंदी में। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, आईएएस पीसीएस एग्जाम की दृष्टि से, उसके बारे में हम इसमें कवर करते हैं। ये वीडियो रोज सुबह 7 बजे तक अपलोड कर दी जाती है। अगर कोई एक्सट्रीम कंडीशन नहीं बनती है तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसका नाम है ओआर स्टडी पॉइंट। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट डिस्कशन। जैसा कि आप सभी को पता है 26 अगस्त है और 26 अगस्त को प्रत्येक वर्ष महिला समानता दिवस या वुमेन्स इक्वलिटी डे मनाया जाता है। 2023 के लिए इसकी थीम क्या रखी गई है? तो इसकी थीम रखी गई है समानताओं को गले लगाओ, एम्ब्रेस इक्विटी। दोस्तों अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ग्रीस की यात्रा पर थे, तो यहाँ पे क्या हुआ, इनको एक अवार्ड दिया गया। उस अवार्ड का नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। ये अवार्ड किसने दिया है? तो ये अवार्ड दिया है ग्रीस की राष्ट्रपति ने। ग्रीस की राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो कतेरीना सकेलारोपोulou। अब यहाँ पे ये कैटरीना नहीं है, कतेरीना है, तो ये ध्यान में रखेंगे। और ये जो अवार्ड है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। और ये अवार्ड प्रधानमंत्रियों या ऐसे प्रतिष्ठित हस्तियों को दिया जाता है जिन्होंने ग्रीस को आगे बढ़ाने में कोई ना कोई योगदान दिया हो, महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, तो ऐसे लोगों को ही अवार्ड दिया जाता है। अभी हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने क्या किया है? तो आईएनएस विंध्यगिरी का उद्घाटन किया है। आईएनएस विंध्यगिरी के आईएनएस का पूरा नाम क्या होता है? तो इंडियन नेशनल शिप। ये स्वदेशी रूप से विकसित एक पोत है, तो इसके बारे में हम जानते हैं कि क्या है, कैसे। अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा आईएनएस विंध्यगिरी का शुभारंभ किया गया। ये प्रोजेक्ट 17A का मतलब यहाँ पे अल्फा के तहत 3 युद्धपोतों की श्रृंखला में आखिरी है। स्टील्थ फ्रिगेट विंध्यगिरी प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट के हिस्से के रूप में तैयार किया गया छठा पोत है। एक्चुअली यहाँ पे मुद्दा क्या, मुद्दा ये कि प्रोजेक्ट 17A नाम से एक प्रोजेक्ट चलाया गया था, जिसके तहत क्या करना था? तो स्वदेशी रूप से विकसित 6 जहाज बनाने थे, 6 पोत बनाने थे। और उसी श्रेणी में ये छठवां है। विंध्यगिरी जो है ये छठवां पोत है। बाकी के अन्य 5 पोत कौन कौन से? तो आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस उदयगिरी, आईएनएस हिमगिरी, आईएनएस तारागिरी और आईएनएस दूनागिरी। और इनको कब से कब तक बनाया गया? तो 2019 और 2022 के बीच लॉन्च किए गए थे पांचों। और जो छठवां वो 2023 में लॉन्च किया गया आईएनएस विंध्यगिरी। इसका निर्माण किया गया गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा। यहाँ पे बात की जा रही P-17A जहाज निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट हैं। वो 149 मीटर लंबे हैं और उनका विस्थापन लगभग 6,670 टन है। इनकी गति कितनी है? तो 28 समुद्री मील गति है इनकी। ये जहाज हवा, सतह और उपसतह तीनों आयामों में खतरों को बेअसर करने में सक्षम है। यानी ये सतह पे भी काम कर सकते हैं, वायु में भी काम कर सकते हैं। उसके अलावा जो वायु और सतह दोनों का मिक्सअप, वहाँ पे भी काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम जानते हैं गुप्त युद्धपोत या स्टील्थ फ्रिगेट किसे कहते हैं। देखिए स्टील का मतलब होता है चुराना, तो उसी के तहत यहाँ पे इसको बनाया गया है। इसका ये मतलब होता है कि रडार जिस चीज को पकड़ ना पाए उसको स्टील्थ टेक्नोलॉजी कहा जाता है। स्टील्थ फ्रिगेट एक प्रकार का नौसैनिक युद्धपोत है जिससे उन्नत स्टील्थ तकनीक और इसके रडार क्रॉस सेक्शन और दुश्मन का पता लगाने वाली प्रणालियों की समग्र दृश्यता को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। मान लीजिए हमने ये जो जहाज बनाया है, अब जब इसको रडार ना पकड़ पाए तो इसे कोई स्टील्थ टेक्नोलॉजी कहा जाता है। यह तकनीक फ्रिगेट को रडार द्वारा पहचाने जाने की कम संभावना के साथ संचालित करने की अनुमति देती है, जिससे विरोधियों के लिए जहाज को ट्रैक करना, लक्ष्य बनाना और संलग्न करना कठिन हो जाता है। प्रोजेक्ट 17A क्या है? तो प्रोजेक्ट 17 अल्फा फ्रिगेट्स या P-17A का मतलब यहाँ पे क्या है? अल्फा को 2019 में भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किया गया था। प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स प्रोजेक्ट 17 शिवालिक क्लास फ्रिगेट्स का अनुवर्ती वर्ग है। यानी यहाँ पे इसके पहले क्या चल रहा था? तो प्रोजेक्ट 17 चल रहा था शिवालिक क्लास का। इसका अगला भाग क्या है? तो इसका अगला पार्ट आया प्रोजेक्ट 17A। इसमें क्या किया गया? तो इसमें बेहतर स्टील्थ फीचर्स, यानी कि जो चोरी वाली टेक्नोलॉजी जिसको रडार ना पकड़ पाए और अच्छी लेवल पर काम किया गया। उसके अलावा उन्नत हथियार और सेंसर और प्लेटफॉर्म प्रबंधन सिस्टम है। यह परियोजना भारत के रक्षा बलों द्वारा स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट की एक श्रृंखला के निर्माण के लिए शुरू की गई थी। इन युद्धपोतों का निर्माण 2 कंपनियों के द्वारा किया जा रहा है। पहला कौन है? तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स। दूसरा कौन है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। इनके द्वारा किया गया है निर्माण। दोस्तों इस आर्टिकल में हम जानेंगे निसार सैटेलाइट या निसार उपग्रह के बारे में। अच्छा, इसका नाम निसार कैसे पड़ा? तो इसका नाम निसार ऐसे पड़ा क्योंकि नासा और इसरो दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं, तो इस वजह से इसका नाम निसार पड़ गया। नासा यूएसए की अंतरिक्ष एजेंसी है और इसरो कहाँ की, बताने की जरूरत तो है नहीं। जैसे इसने काम किया है, चंद्रयान 3 जिस तरीके से लॉन्च कराया ना, सारी दुनिया जान गई कि इसरो कहाँ की एजेंसी है, क्या करती है और क्या क्या कर सकती है, कितनी पोटेंशियल है इसके अंदर। और इसी के साथ इसने एक नया कीर्तिमान गढ़ा यूट्यूब पे, मतलब सबसे ज्यादा लाइव देखने वाला वीडियो बन गया था वो। ये तो बहुत अच्छी बात है। हालाँकि मुझे लगा और पार्टिसिपेशन होना चाहिए था क्योंकि यार हमारे देश के लिए गर्व की बात है, तो यहाँ पे और भी ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो सकता था। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, रिकॉर्ड तो बना ही लिया हमने। एक तो चंद्रयान 3 लॉन्च करके, दूसरा यूट्यूब के ऊपर लाइव जा करके भी। तो आइए हम जानते हैं इसमें निसार के बारे में पूरा डिटेल्स में। निसार का पूरा नाम है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार।
नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। एक प्रकार का ये पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, जो पृथ्वी की भूमि और बर्फ की सतहों का अधिक विस्तार से अध्ययन करने में मदद करेगा। सितंबर में इसकी संभावित लॉन्च है और इसी के लिए क्या किया जा रहा है, तो इस महीने के अंत तक भारत भेजा जाएगा। देखिए, इस प्रोजेक्ट पे क्या है कि कुछ पार्ट जो है वो नासा बना रही है और कुछ पार्ट इसरो बना रही है, और यहाँ पे लॉन्च करने की ज़िम्मेदारी किसकी है? इसरो की ही लॉन्च करने की ज़िम्मेदारी है। तो इस वजह से नासा ने जो पार्ट बनाया है, नासा ने जो काम किया, वो क्या करेगा, तो इसरो को हैंडओवर कर रहा है और इस महीने के लास्ट तक ये हैंडओवर कर देगा, नासा को दे देगा, ताकि क्या किया जा सके, अगले महीने में यानी कि सितंबर में इसको लॉन्च किया जा सके। वैसे अगर कोई टेक्निकल इश्यू नहीं आता है, कोई इश्यू नहीं आता, तो इसको सितंबर में लॉन्च किया जाएगा। इसरो से लॉन्च कराने के पीछे वजह क्या, आप देख सकते हैं कि यूएसए जैसी कंट्री खुद लॉन्च क्यों नहीं कर रही? क्योंकि आप सभी को पता है, यहाँ पे आप देखेंगे जो लूना 25 करके रसिया का मिशन था, उसको 1500 करोड़ रुपए में बनाया गया था, और यहाँ पे चंद्रयान 3 कितने में बनाया गया था? तो ये 615 करोड़ रुपए में, और दोनों ही क्या काम करने वाले थे? दोनों ही काम करने वाले थे कि चंद्रमा की सतह पर उतरते और वहाँ पे नमूने इकट्ठा करते। सेम चीज़, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसरो ने 615 करोड़ रुपए में लॉन्च कर दिया, जबकि वहीं रसिया जैसी कंट्री 1500 करोड़ उसके पीछे लगा दी। तो इसी वजह से यहाँ पे इसरो बहुत किफ़ायती संस्था बन चुकी है इस समय। इस वजह से यहाँ पे इसरो से लॉन्च करवाया जा रहा है इसको। अब यहाँ पे हम जानते हैं निसार के बारे में मुख्य तथ्य। तो ये क्या है, निसार एक प्रकार का पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का क्या मतलब है कि पृथ्वी के बारे में और अधिक जानकारी इकट्ठा करेगा और सटीक जानकारियाँ बताएगा। इसे 2014 में नासा और इसरो के द्वारा मिल करके संयुक्त रूप से विकसित करने की बात कही गई थी, और ये 3 साल का कार्यक्रम है, और 3 साल में प्रत्येक 12वें दिन ये क्या करेगा, तो पृथ्वी का पूरा एक चक्कर लगा लेगा। यानी हर 12 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर घूम जाएगा। अब पृथ्वी का चक्कर घूमने का ये मतलब नहीं कि बस इसको गोल-गोल घुमाते रहेंगे। ये क्या करेगा, यहाँ पे जब घूमेगा, चक्कर लगाएगा, तो कुछ जानकारी इकट्ठा करेगा। ख़ास करके क्या-क्या? तो पृथ्वी की भूमि के बारे में, बर्फ़ की चादरों के बारे में और समुद्री बर्फ़ के बारे में, इन सब के बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा। इसकी विशेषताएँ क्या हैं? तो 2800 किलोग्राम का उपग्रह, एक दोहरी आवृत्ति इमेजिंग रडार उपग्रह है। यानी कितना इसका भार? तो 2800 किलोग्राम है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसमें नासा ने क्या-क्या दिया है, तो डेटा स्टोर करने के लिए एल बैंड रडार दिया है, उसके अलावा जीपीएस, उसके अलावा एक उच्च क्षमता वाला ठोस राज्य रिकॉर्डर और एक पेलोड डाटाबेस सब सिस्टम प्रदान किया है। इसरो ने क्या-क्या इसमें योगदान दिया है, तो एस बैंड रडार, जीएसएलवी लॉन्च सिस्टम और अंतरिक्ष यान प्रदान किया है। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नासा का योगदान बताया गया है इस प्रोजेक्ट में, उसके अलावा इसरो का योगदान बताया गया है। इस प्रोजेक्ट में 39 फुट का स्थिर एंटीना रिफ्लेक्टर या परावर्तक भी यूज किया गया है। तो परावर्तक का उपयोग किसके लिए किया गया? उपकरण संरचना पर ऊपर की ओर फीड द्वारा उत्सर्जित और प्राप्त रडार संकेतों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया जाएगा। वैसे तो मेरा चित्र बहुत खराब बनता है, फिर भी आप लोग को समझाने के लिए मैं कोशिश कर सकता हूँ। मान लीजिए ये सैटेलाइट हो गया, ठीक है? अब यहाँ पे क्या किया गया, तो यहाँ पे एक एंटीना का प्रयोग किया गया है। परावर्तक एंटीना का क्या मतलब? यहाँ पे अब मान लीजिए ये एंटीना, कोई भी किरण यहाँ से आएगी तो टकराएगी, टकराने के बाद क्या हो जाएगी, तो ये वापस वहीं पे चल जाए, ताकि क्या हो सके, उससे सिग्नल मिल सके, ताकि यहाँ पे रडार को जानकारी मिल सके। इसलिए इस एंटीना का प्रयोग किया गया, इसी को परावर्तक एंटीना कहा गया। ये कितने फीट का? तो 39 फीट का है। जहाँ तक मुझे समझ थी, मैंने समझाने की कोशिश की। देखिए, चित्र मेरा बहुत खराब बनता है ना? चित्र में मेरे हाथ बहुत तंग है, तो उसके लिए माफ़ करिएगा। लेकिन इसी तरीके से कुछ समझ लीजिए कि एंटीना का प्रयोग किया गया, ताकि उससे क्या हो सके कि अगर हमारी रडार कोई यहाँ पे किरण भेजती है, तो उससे आसानी से कॉन्टैक्ट हो सके और उसके बारे में जानकारी मिल सके। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? तो पृथ्वी की सतह में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों का अवलोकन करेगा। उसके अलावा शोधकर्ताओं को ऐसी घटनाओं के कारणों और परिणामों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। उसके अलावा ये क्या करेगा, तो ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, भूकंप हो गया और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाएँ जो आती हैं, उसके बारे में भी जानकारी देगा। उसके अलावा उपग्रह क्या करेगा, तो भूजल स्तर को भी मापेगा, ग्लेशियरों और बर्फ की चादरों की प्रवाह दर को ट्रैक करेगा और ग्रह के जंगल और कृषि क्षेत्रों की निगरानी करेगा। अब हमारे इसरो इसका प्रयोग किस लिए करेगी, तो कृषि मानचित्रण हो गया, उसके अलावा हिमालय में ग्लेशियरों की निगरानी होगी, उसके अलावा भूस्खलन प्रवण क्षेत्र हो गए। जैसे आप देखेंगे अभी हिमाचल में बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड चल रहे हैं, वहाँ पे बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो इन सारे क्षेत्रों पर नज़र रखने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाएगा। उसके अलावा समुद्र तट में परिवर्तन सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए निसार का उपयोग करेगा। ये कौन करेगा, तो ये इसरो करेगा हमारे देश के स्तर पर, तो इसको ध्यान में रखेंगे। सिंथेटिक अपर्चर रडार या सार का उपयोग करके निसार उच्च रिज़ॉल्यूशन वाली छवियाँ तैयार करेगा। यानी यहाँ पे जो सार, इसका प्रयोग करके क्या करेगी, एचडी क्वालिटी आप कह सकते हैं, ऐसी इमेज बताएगा, ताकि उससे क्या हो सके, हमें और भी जानकारियाँ मिल सके। सार बादलों को भेदने में सक्षम है और मौसम की स्थिति की परवाह किए बिना दिन और रात डेटा एकत्र कर सकता है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि जो सार का हम प्रयोग कर रहे हैं इमेज लेने के लिए, अगर बादल भी रहेंगे, घने बादल, काले बादल, तब भी ये क्या करेगा, इनको चीर-फाड़ करके जा करके इमेज लेकर के आएगा। उसके अलावा चाहे डे हो, चाहे नाइट हो, चाहे कोई भी मौसम, ये सब मौसम में काम करेगा। दिन-रात 24 घंटा काम करेगा, 24/7 काम करेगा। इस इमेज के माध्यम से समझाया गया है कि इस प्रोजेक्ट में इसरो क्या-क्या योगदान दे रहा है, इसरो कौन-कौन से घटक बनाएगा, उसके अलावा नासा कौन-कौन से घटक प्रोवाइड करवाएगा। तो यहाँ पे पहला जीपीएस एंटीना दे रहा है नासा, उसके अलावा यहाँ पे एक दे रहा है रडार एंटीना रिफ्लेक्टर, उसके अलावा रडार एंटीना बूम, उसके अलावा एलसार फीड अपर्चर, उसके अलावा एलसार डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये सारी चीज़ें कौन दे रहा है, तो ये सारी चीज़ें नासा दे रहा है। इसरो क्या-क्या करेगा इसमें, तो स्टार ट्रैकर दे रहा है इसरो, सोलर एराइज़ दे रहा है, उसके अलावा इसरो क्या कर रहा है, तो 3 के स्पेसक्राफ्ट बस दे रहा है, उसके अलावा इस
सार दे रहा है, तो ये सारी चीज़ें कौन दे रहा है? ये सारी चीज़ें इसरो दे रही है। देने का मतलब ये नहीं कि उठा के दे रहा है, देने का मतलब ये है कि इन सारी चीज़ों का निर्माण इसरो के द्वारा किया जाएगा, हमारी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा। और यहाँ पे इन सारी चीज़ों का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो नासा के द्वारा किया गया है। ये दोनों मिल कर के काम कर रहे हैं, नासा और इसरो का संयुक्त रूप से ये कार्यक्रम है, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो निसार सैटेलाइट है उसका स्ट्रक्चर दिया गया है, उसकी संरचना दी गई है। हालाँकि इतना स्पेसिफाइड जानकारी, इतना सूक्ष्म जानकारी यूपीएससी में पूछेगा नहीं, क्योंकि उसके सिलेबस में सीधे-सीधे लिखा गया है कि सामान्य जानकारी होनी चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन सारी चीज़ों के लिए नेक्स्ट लेवल की जानकारी होनी चाहिए। इस इमेज को मैंने इसलिए इंक्लूड किया है कि अगर कोई टेक्नोलॉजी लवर हो, कोई स्पेस लवर हो, तो भाई उसको ये ना लगे कि थोड़ा-सा और जानना था, इसका स्ट्रक्चर जानना था, काश कि ये भी बता देते। तो इस चीज़ को मैंने इंक्लूड कर लिया इसी वजह से। थोड़ा बहुत यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे बूम अटैच पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा। उसके अलावा क्या रहेगा, तो यहाँ पे ये रडार एंटीना स्ट्रक्चर रहेगा। तो इस तरीके से आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन यूपीएससी में इस वाली स्लाइड से, इस वाली इमेज से मुझसे तो सामान्यतः कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब अगर किस्मत ही खराब है तो उसका क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही स्पेसिफाइड जानकारी दी गई, रडार एंटीना बूम यहाँ है। इस तरीके से बहुत ही स्पेसिफाइड जानकारी है, और इतनी सूक्ष्म जानकारी भाई फिर उसी को होगी जिसको विशेषज्ञता हो इस फील्ड में। इस इमेज में भी वही समझाने की कोशिश की गई कि नासा क्या-क्या दे रहा है इस प्रोजेक्ट के लिए, और यहाँ पे इसरो क्या-क्या दे रहा है। तो नासा क्या दे रहा है? एल बैंड सार इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट स्ट्रक्चर रिफ्लेक्टर बूम असेंबली, उसके अलावा हाई डेटा रेट टेलीकॉम, उसके अलावा जीपीएस, उसके अलावा हाई कैपेसिटी सॉलिड स्टेट रिकॉर्डर। ये सारी चीज़ें कौन देगा? तो ये नासा देगा। इसरो क्या करेगा? तो स्पेस क्राफ्ट देगा। उसके अलावा लॉन्च व्हीकल जीएसएलवी से लॉन्च किया जाएगा इसको। उसके अलावा एस बैंड सार इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी चीज़ें कौन कर रहा है? तो इसरो कर रहा है। अब यहाँ पे हम जानते हैं निसार प्रोजेक्ट से होने वाले लाभ के बारे में। इतने बड़े प्रोजेक्ट पर हम काम कर रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि लाभ तो होगा, तभी काम कर रहे होंगे, हवा में तो काम करेंगे नहीं। तो इसमें पहला पॉइंट है पृथ्वी विज्ञान। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो निसार हो गया तो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। अब जब पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, तो ज़ाहिर-सी बात है कि पृथ्वी के बारे में जानकारी देगा, और जब पृथ्वी के बारे में जानकारी देगा, तो हमारी जानकारी का दायरा और बढ़ेगा पृथ्वी के बारे में। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि पृथ्वी विज्ञान में और भी अधिक डेवलपमेंट होगा। उसके अलावा दूसरा पॉइंट है आपदा प्रबंधन। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, भूस्खलन हो गया, इन सब के बारे में भी जानकारी देगा, पूर्व चेतावनी भी देगा। उसके अलावा कृषि हो गया, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इसरो क्या करेगा? कृषि मानचित्रण करेगा इसका प्रयोग करके। उसके अलावा कृषि प्रबंधन हो गया, खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए डेटा का उपयोग किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है? अवसंरचना कहते हैं इसको हिंदी में। जैसे तेल रिसाव हो गया, शहरीकरण हो गया, और वनों की कटाई की निगरानी करेगा। उसके अलावा जलवायु परिवर्तन के बारे में भी जानकारी देगा, जैसे ग्लेशियर क्यों पिघल रहे हैं, उसके पीछे की वजह क्या है, और उसका पिघलने का क्या परिणाम होगा। उसके अलावा समुद्र स्तर में वृद्धि कैसे हो रही है, क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें भी बताएगा। उसके अलावा जो कार्बन भंडारण है, उसके बारे में भी जानकारी देगा, यानी जलवायु परिवर्तन से निपटने में भी हमारी सहायता करेगा। दोस्तों, इस आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं विनिवेश के बारे में। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि विनिवेश क्या होता है, और एक टर्म होती है निजीकरण, ये क्या होता है। तो पहले हम जानते हैं निजीकरण के बारे में। निजीकरण का सीधा-सीधा मतलब इतना समझिए कि सरकार से जुड़ी किसी भी संपत्ति का निर्णय लेने का अधिकार सीधा-सीधा निजी प्लेयर के हाथ में दे दिया जाए, किसी प्राइवेट के हाथ में दे दिया जाए, उसी को कहा जाता है निजीकरण। अब ये कैसा होता है? अब ये देखिए, मान लीजिए कोई ए नाम की कंपनी है, इसमें 100% शेयरधारिता किसकी है? सरकार की है, चाहे ये केंद्र सरकार की हो, चाहे राज्य सरकार की हो। अब इसका 51% शेयर किसी निजी प्लेयर को दे दिया जाए, किसी निजी व्यक्ति को दे दिया जाए, प्राइवेट एजेंसी को दे दिया जाए, तो वो क्या हो जाएगा? इसी को कहा जाएगा निजीकरण। अब यहाँ पे विनिवेश क्या होता है? विनिवेश ये होता है कि कोई सरकारी कंपनी, मान लीजिए ए नाम की, इसका कुछ प्रतिशत शेयर बेच दिया जाए, यानी किसी अन्य प्लेयर को इसमें शामिल कर लिया जाए, इसी को विनिवेश कहा जाता है। अब यहाँ पे ये शेयर 10% भी हो सकता है, 1% भी हो सकता है, 50% भी हो सकता है, 60% भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे प्रतिशत जो है फिक्स नहीं है। यहाँ पे क्या हो सकता है, तो जब यहाँ पे अगर कम शेयर बेचा गया 10%, 20%, यानी 50% से कम शेयर जब बेचा जाता है, तो क्या होता है, यहाँ पे निर्णय लेने का अधिकार गवर्नमेंट के हाथ में रहता है। लेकिन जैसे 51% शेयर बेचा जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, निर्णय लेने का अधिकार दूसरे अथॉरिटी के पास हो जाता है, जिसके पास 51% शेयर है। यानी कंपनी से जुड़े निर्णय कौन लेगा? जिसके पास 51% शेयर है, वही लेगा ये निर्णय। तो विनिवेश क्या है? एक प्रकार का है कि जो सरकारी कंपनियाँ हैं, सरकारी संपत्तियाँ हैं, उनमें कुछ हद तक निजी प्लेयर को इन्वॉल्व किया जाए, उनको शामिल किया जाए, जिससे क्या हो सके, तो ये और अच्छे लेवल पर काम कर सके। अब इसके लाभ क्या है, इसके नुकसान क्या है, इसमें चुनौती क्या है, ये सारी चीज़ें हम इस आर्टिकल में जानने वाले हैं। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि चर्चा में क्यों है, तो केंद्रीय बजट 2023-24 में सरकार ने क्या किया, 51,000 करोड़ रुपए का विनिवेश का लक्ष्य निर्धारित किया है, जो चालू वर्ष के बजट अनुमान से लगभग 21% कम है, और संशोधित अनुमान से सिर्फ 1,000 करोड़ रुपए अधिक है। ये 7 साल में सबसे कम टारगेट भी है। 2023-24 में जो विनिवेश योजना चलने वाली है उसके बारे में हम जानते हैं। तो पहला पॉइंट है कि केंद्र सीपीएसई की सूची में नई कंपनियों को नहीं जोड़ने जा रहा है। सीपीएसई का पूरा नाम है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, इसको हिंदी में कहेंगे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम। यानी जिन उद्यमों का पहले विनिवेश किया जा रहा था उन्हीं का किया जाएगा, किसी नई कंपनी को इसमें नहीं जोड़ा गया, किसी नए उद्यम को नहीं जोड़ा गया जिसका विनिवेश किया जाएगा। जो पहले से मौजूद थे उन्हीं का विनिवेश किया जाना है। अगला बिंदु है कि राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों ने पहले से ही घोषित और नियोजित निजीकरण पर टिके रहने का फैसला किया। यानी क्या करेंगे, तो जो राज्य की
स्वामित्व वाली कंपनियां वो इसमें शामिल नहीं होंगी। वो क्या करेंगे, वो अपना निजीकरण करेंगे, अपनी कंपनियों का निजीकरण करेंगे। राज्य सरकार इसमें शामिल नहीं होंगी विनिवेश योजना में। अब हम जानते हैं हाल के वर्षों में विनिवेश कैसा रहा है। तो 2014 के बाद से सरकार ने क्या किया है, अपने विनिवेश लक्ष्यों को 2 बार पूरा किया है। कब-कब? तो 2017-18 में कितना लक्ष्य रखा गया था, तो 72,500 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन हासिल कितना हुआ था, तो 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक हासिल किया गया था। इसी तरीके से 2018-19 में कितना लक्ष्य रखा गया था, तो 80,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया था और जिसमें प्राप्ति कितना हुई थी, तो 94,700 करोड़ रुपए प्राप्ति हुई थी। अगला बिंदु, सरकार ने अब तक 2022-23 के लिए विनिवेश लक्ष्य को पूरा नहीं किया है। अब तक 31,106 करोड़ रुपए की वसूली हुई है, जिसमें से 20,516 करोड़ रुपए या बजट अनुमान के एक तिहाई के करीब जीवन बीमा निगम एलआईसी में इसके शेयर 3.5% आईपीओ से आया है। यानी अभी तक कितना टोटल आया, तो 31,106 करोड़ रुपए मिला है सरकार को विनिवेश के माध्यम से, जिसमें से 20,516 करोड़ रुपए अकेले कहाँ से आए, तो ये एलआईसी में जो आईपीओ होता है उससे आया। आईपीओ का क्या मतलब होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसको कब जारी किया जाता है, देखिए ये क्या होता है, तो एक प्रकार का शेयर होता है। जब कंपनी पहली बार अपना कोई शेयर जारी करती है मार्केट में, शेयर मार्केट में जब लिस्टिंग होती है उसके बाद इसका शेयर बिकना शुरू होता है, तो उसी को कहा जाता है आईपीओ। यानी पहली बार जब कंपनी अपने शेयर मार्केट में लाती है बेचने के लिए, उसी को आईपीओ कहा जाता है। अब देखेंगे कि ये कई बार चर्चा का मुद्दा बना हुआ था कि जो एलआईसी है वो क्या करे, तो आईपीओ ला रही है, एलआईसी आईपीओ ला रही है, इसमें इन्वेस्ट करो। तो यही बात यहाँ पे की जा रही है। यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश की गई है कि किस वर्ष विनिवेश का लक्ष्य कितना रखा गया था और कितना हासिल हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नीला वाला है वो क्या है, तो बजट एस्टिमेट है, यानी कि अनुमान लगाया गया था। इतना लक्ष्य रखा गया था कि हम इतना विनिवेश करेंगे और प्राप्ति कितना होती है, तो जो रेड वाले दिखा रहे हो एक्चुअल में उतनी प्राप्ति हुई थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2013-14 में कम ही रह गई प्राप्ति, 2014-15 में यहाँ पे भी कम, 2015-16 यहाँ पे भी प्राप्ति कम रह गई। यानी आप देखेंगे लगभग सारी जगहों पे प्राप्ति कम रह गई थी। सिवाय 2 वर्षों को छोड़ कर के, कौन-कौन से, तो 2017-18 और 2018-19, इन 2 वर्षों को अगर छोड़ दिया जाए, तो सारी जगहों पे जितना अनुमान लगाया गया था, उससे कम ही प्राप्ति हुई थी। सबसे ज़्यादा तो आप देखेंगे 2020-21 हो गया और 2021-22 हो गया। यहाँ पे कितना ज़्यादा अनुमान लगाया गया था और प्राप्ति कितना कम हुई थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये ग्राफ के माध्यम से समझाया गया है। इसी तरीके के ग्राफ हम अपने एग्ज़ाम में भी बना सकते हैं, लेकिन ये कब होगा, जब हमें डेटा याद होगा तब होगा। उसके अलावा कब होगा, जब हमारी प्रैक्टिस रहेगी तब होगा, क्योंकि 5 से 7 मिनट में एक आंसर लिखना होता है और इसी में ग्राफ बनाना, उसी में लिखना, उसी में सारी चीज़ें समझाना, तो ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से ही आएँगी, कोई सीख करके नहीं आता माँ के पेट से। यहीं पे आके सबको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, यहीं पे सीखना पड़ता है। जो प्रैक्टिस करता है, जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। वो कहते हैं ना, सीखना बंद तो जीतना बंद। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो 2022-23 है, इसमें कितना प्राप्ति कहाँ से हुई है अभी तक, विनिवेश के माध्यम से। तो एलआईसी जो आईपीओ एलआईसी का, उससे कितना हुई है, 20,516.12 करोड़ रुपए हुई है। उसके अलावा अदर से तो 3,839, उसके अलावा ओएनजीसी 3,026.23, उसके अलावा आईआरसीटीसी तो 2,723.73, उसके अलावा गेल से कितना हुआ, तो 497.27, पीपीएल ओएफएस से तो 471.5। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ओएफएस यहाँ पे भी लिखा है, ओएफएस यहाँ पे भी, ओएफएस यहाँ पे भी। इसका मतलब होता है ऑफर फॉर सेल। तो इस तरीके से अलग-अलग कंपनियों से कितना प्राप्ति हुई विनिवेश से, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं और यहाँ पे क्या लक्ष्य रखा गया था और कितनी प्राप्ति हुई, ये सारी चीज़ें भी दिखाई गई हैं। वैसे तो मैंने आपको विनिवेश क्या है ये समझा दिया, लेकिन फिर भी यहाँ पे परिभाषा दी गई, तो एक बार सुन लीजिए। सुनने से थोड़ा ज़्यादा देर तक याद रहता है। विनिवेश का अर्थ है सरकार द्वारा संपत्तियों की बिक्री या परिसमापन, आमतौर पर केंद्रीय और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, परियोजनाएं या अन्य अचल संपत्तियां, जिनका क्या किया जाता है, तो या तो इनका परिसमापन किया जाता है या तो इनको क्या किया जाता है, संपत्तियों की बिक्री की जाती है। विनिवेश एक निकास रणनीति है, जिसका अर्थ है मौजूदा निवेश को बाहर निकालना। यानी सरकार ने मान लीजिए कोई इनाम की कंपनी है, इसमें 100 रुपए निवेश किया था, इसमें से सरकार चाहती है कि मेरा 20 रुपए निकल जाए, तो ये क्या करेगी, विनिवेश करेगी। वही बात यहाँ पे की जा रही है कि जो विनिवेश है एक प्रकार की निकास रणनीति है। संसाधनों को अधिक कुशलता से आवंटित करने के लिए सरकारों द्वारा आमतौर पर विनिवेश नीतियों का पालन किया जाता है। उदाहरण के लिए भारत सरकार ने क्या किया, तो आईडीबीआई बैंक में अपनी 30.48% हिस्सेदारी बेचेगी और भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी, अच्छा ये एलआईसी वही है ना, ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी वाला, उसी के बारे में बात की जा रही है। 30.24% की बिक्री करेगी, जो कुल मिलाकर आईडीबीआई बैंक की शेयर पूँजी का 60.72% होगी। साथ ही में प्रबंधन नियंत्रण का हस्तांतरण भी होगा। तो यहाँ पे बात ये है कि जब 60.72% शेयर बेचा जा रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो खरीदेगा, प्रबंधन का नियंत्रण उसी के हाथ में जाएगा, मैनेजमेंट उसी के हाथ में जाएगी, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है, रूल ये है कि जिसके पास 51% शेयर है, सारे कंट्रोल वही करेगा, सारे निर्णय वही लेगा। तो यहाँ पे तो 60.72% बेचा जा रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि मैनेजमेंट वही देखेगा। विनिवेश के प्रकार कितने हैं, तो यहाँ पे बात करें अल्पसंख्यक विनिवेश। सरकार कंपनी में बहुमत हिस्सेदारी को संरक्षित करने की कोशिश करती है, जो लगभग 51% है। इसके अलावा यह प्रबंधन के हाथों में नियंत्रण रखने की कोशिश करती है। अब नाम से आप देख सकते हैं कि अल्पसंख्यक निवेश का क्या मतलब है। यहाँ पे 100% शेयर हो गया, इसमें से क्या करते हैं, तो सरकार कोशिश करती है कि कम से कम 51% शेयर हमारे पास रहना चाहिए, क्योंकि 51% शेयर जब हमारे पास रहेगा,
तो निर्णय लेने का अधिकार भी हमारे पास रहेगा, हम इसके बारे में निर्णय ले पाएँगे। उसके अलावा अधिकांश विनिवेश जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हो रहा है 7.72% का, तो अधिकांश विनिवेश वह है जिसमें सरकार विनिवेश के बाद कंपनी में अल्पांश हिस्सेदारी रखती है। अब यहाँ पे मान लीजिए लगभग 60% सरकार बेच दे रही है, तो इसके पास कितना बच रहा है? 40% ही बच रहा है। निर्णय कौन लेगा? तो यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर लेंगे, तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि अधिकांश विनिवेश कब होता है? जब सरकार निर्णय लेने का अधिकार खो देती है, यानी 51% से ज़्यादा जब बेचती है तो क्या होता है ये? अधिकांश विनिवेश होता है। और जब 51% अपने पास रखती है सरकार तो क्या होता है? अल्पसंख्यक विनिवेश होता है। और यहाँ पे बात की जा रही है कि पूर्ण निजीकरण, ये क्या होता है? तो एक प्रकार का बहुसंख्यक विनिवेश है, जिसमें कंपनी का संपूर्ण स्वामित्व एक खरीदार को हस्तांतरित कर दिया जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं भारत में विनिवेश के मुख्य उद्देश्य क्या-क्या है। तो पहला पॉइंट है कि जो राजकोष पर राजकोषीय दबाव है उसको कम करना, राजकोषीय बोझ को कम करना। इसमें होता क्या देखिए, जब डिसइन्वेस्टमेंट या विनिवेश किया जाता है तो क्या होता है? सरकार को पैसा मिलेगा। जब सरकार को पैसा मिलेगा तो उसके राजकोषीय बोझ पर कम दबाव आएगा। जो राजकोषीय घाटा है वो कम हो जाएगा। उसके अलावा सार्वजनिक वित्त में सुधार होगा। अब जब पैसा मिलेगा तो ज़ाहिर-सी बात है कि सार्वजनिक नीतियाँ भी लाई जाएँगी। सरकार अपने घर तो ले नहीं जाएगी पैसा। उसके अलावा निजी स्वामित्व को प्रोत्साहित करना। अब यहाँ पे क्या होता है कि आप देखेंगे जो बड़े-बड़े देश हैं वहाँ पे ज़्यादातर कंपनियाँ क्या होती हैं? तो निजी स्वामित्व वाली होती हैं। या फिर क्या होता है? पीपीपी मॉडल पर काम करती हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पर। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि जो प्राइवेट प्लेयर है उनको भी प्रोत्साहित किया जाए, मोटिवेट किया जाए ताकि वो लोग क्या करें, आगे आएँ और देश को और अर्थव्यवस्था को अच्छे लेवल पर लेकर के चलें। उसके अलावा वित्त पोषण और विकास कार्यक्रम, बाजार में प्रतिस्पर्धा को बनाए रखना और बढ़ावा देना। ये चीज़ आप लोगों ने भी नोटिस की होगी। जब गवर्नमेंटल जॉब होती है तो आप देखेंगे गवर्नमेंट के ऑफिस में कैसे काम होता है और प्राइवेट ऑफिस में कैसे काम होता है, अंतर आप सबने देखा होगा। इसमें बताने वाली बात है ही नहीं। गवर्नमेंट में वही काम 4 दिन में होगा और वहीं प्राइवेट में जाइए तो 2 घंटा भी नहीं लगता है। तुरंत फटाफट करके दे देते हैं सब। उसके अलावा क्या, तो सरकार पर वित्तीय बोझ कम करना। जब पैसा आएगा सरकार के पास तो ज़ाहिर-सी बात है कि वित्तीय बोझ कम रहेगा, उसके पास दबाव कम रहेगा कि यार पैसा कहाँ से लाया जाएगा, इतना बजट का अनुमान है, कहाँ से प्राप्ति होगी, क्या होगा, ये सारी चीज़ें भी उसके ऊपर दबाव कम रहेगा। अगला बिंदु कि स्वामित्व के खुले हिस्से को प्रोत्साहित करना, उसके अलावा परिचय, प्रतियोगिता और बाजार अनुशासन, उसके अलावा आवश्यक सेवाओं का अराजनीतिकरण। तो ये सारे भारत में विनिवेश के मुख्य उद्देश्य हैं। अगला उद्देश्य है प्रतिस्पर्धी बनने के लिए सार्वजनिक उद्यमों द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी का उन्नयन, उसके अलावा कार्यबल को युक्ति संगत बनाना और फिर से प्रशिक्षित करना, उसके अलावा अनुसंधान एवं विकास में क्षमता निर्माण और ताकत, उसके अलावा विविधीकरण और विस्तार कार्यक्रम शुरू करना। यहाँ पे आप देखेंगे एक तरफ प्राइवेट कंपनी है, एक तरफ गवर्नमेंटेड कंपनी है। जब ये लोग काम करते हैं तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। प्राइवेट वाले क्या करते हैं? दी बेस्ट टैलेंट खोज करके लाते हैं, जो एकदम बढ़िया से बढ़िया काम करे। इसी तरीके से लोग टेक्नोलॉजी भी एकदम अपग्रेडेड लाते हैं। और यहाँ पे गवर्नमेंट में आप देखेंगे आज से 70 साल पहले जो चल रही थी वही चीज़ आज भी चल रही है। कई बार तो ऐसा होता है कि यहाँ पे चेयर नहीं होते हैं, फैन नहीं होते हैं, तो इस तरीके से भी दिक्कतें निकल कर के आती हैं ऑफ़िस में। जबकि प्राइवेट वाले क्या करते हैं, वेल इक्विप्ड चीज़ें रखते हैं, यहाँ पे एकदम वेल ड्रेस्ड चीज़ें रखते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें रखते हैं। क्या करते हैं ये लोग? ताकि यहाँ पे क्या हो सके, जल्दी से जल्दी काम हो सके। यहाँ पे तकनीक जो होती है, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी उसको भी अच्छे लेवल पर रखते हैं। और यहीं पे आप गवर्नमेंट ऑफ़िस में जाएँगे तो देखेंगे आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले जो चल रहा था उसी को रखे हुए हैं। तो वही सारी बात यहाँ पे की जा रही है। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि विनिवेश की आवश्यकता क्यों है। तो भारत की विनिवेश नीति देश की अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद है, क्योंकि यह सरकार के लिए राजस्व उत्पन्न करती है, उद्यमियों के प्रदर्शन में सुधार करती है और पैसे खोने वाली इकाइयों की रणनीति बनाती है। पैसे खोने वाली इकाइयों से क्या मतलब है? ऐसी कंपनियाँ, ऐसे संस्थान जो लगातार घाटे में चल रहे हैं, उनके बारे में बात की जा रही है। इसका पहला बिंदु है राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए। अब जब सरकार के पास पैसा आएगा तो उससे राजकोषीय घाटे में कुछ हद तक कमी होगी ही होगी। फर्म का विस्तार या वर्गीकरण किया जाएगा। उसके अलावा सरकार कर्जा चुका सकती है। उसके अलावा सरकारी योजनाओं को क्रियान्वित करने की योजना बना रहे हैं। उसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पर वापसी की नकारात्मक दर। उसके अलावा निजी भागीदार को प्रोत्साहित करता है। उसके अलावा दक्षता में सुधार करता है। संसाधनों का बेहतर आवंटन, पारदर्शिता बढ़ाता है। अब यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट बताए हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों है। पहला क्या है, तो राजकोषीय घाटे को कम करना। अब देखिए क्या होगा, सरकार को पैसा मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि उसके राजकोषीय घाटे पे कमी आएगी। उसका जो राजकोषीय दबाव वो कम होगा। उसके अलावा क्या होगा, तो जो फर्म है उसका भी विस्तार होगा, क्योंकि प्राइवेट वाले क्या करते हैं, लगातार प्रॉफिट के बेस पे काम करते हैं। तो जब भी इनको मौका मिलेगा लोग क्या करेंगे, ज़ाहिर-सी बात है जो कंपनी है उसका और अधिक विस्तार करेंगे, इंटरनेशनल लेवल पर भी लेकर के जाएँगे। उसके अलावा सरकार क्या करे, जब पैसा आएगा तो कर्ज भी चुका सकती है, सरकारी नीतियाँ भी ला सकती हैं, सार्वजनिक हित में काम भी कर सकती है, जैसे डैम हो गया या हेल्थ का सेक्टर हो गया या स्वास्थ्य का सेक्टर हो गया, इन सब पे काम कर सकती है, शिक्षा के बारे में काम कर सकती है, तो वो सारी बातें यहाँ पे की जा रही हैं। और जो कंपनी लगातार घाटे में चल रहे हैं, उसको कब तक सरकार बैन करेगी? तो इसको प्राइवेट को अगर हम दे देते हैं और प्राइवेट अच्छे लेवल पर लेकर चल रहे हैं, उससे प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो इससे देश का भी तो फ़ायदा होगा, क्योंकि जब भी कंपनी प्रॉफिट कमाती है, तो उसपे टैक्स लगता है। टैक्स गवर्नमेंट के पास आएगा और गवर्नमेंट अपने घर तो लेके जाती नहीं, वो कहाँ पे खर्चा करती है? तो पब्लिक के ऊपर ही खर्चा करती है। तो ये सारे फ़ायदे होंगे इससे। उसके अलावा क्या होगा, जो टेक्नोलॉजी है, वो भी अपग्रेड हो जाएगी। जो लोगों के काम करने की क्षमता, वो भी बढ़ेगी और यहाँ पे स्किल्ड लोग जो उनको भी जॉब मिलेगी। ऐसा नहीं है कि जो अच्छे से स्किल्ड हैं, वो भी घर पे बैठे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे निकल कर के आई, इसकी आवश्यकता इस वजह से यहाँ पे बताई जा रही है। उसके अलावा जब प्राइवेट लोग काम करते हैं तो क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी भी अधिक बना के रखते हैं। हालाँकि कुछ चीज़ों पे फॉलो नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम जगह ये होता है कि ट्रांसपेरेंसी भी बना कर रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी।
अब यहाँ पे हम जानते हैं भारत में विनिवेश की चुनौतियाँ क्या है, तो पहला पॉइंट है राजनीतिक विरोध। कई बार आप देखेंगे ऐसा होता है कि जब भी विनिवेश किया जाता है, तो एक तरीके से भ्रामक चीज़ें फैला दी जाती है कि यार निजीकरण किया जा रहा है, या इस तरीके से कई बार क्या होता है राजनीतिक मुद्दा बन जाता है कि सरकार तो बेच दे रही है, देश को बेच देगी। हालाँकि कुछ हद तक सही है कि सारी चीज़ों को कम से कम जो कंपनियाँ लाभ कमा रही हैं, उनका विनिवेश ना किया जाए, उनका निजीकरण ना किया जाए। जो लॉस में चल रही हैं लगातार सिर्फ़ उनका विनिवेश किया जाए। तो इस वजह से कई बार ये सामने निकल कर आता है कि राजनीतिक विरोध हो रहा है। उसके अलावा मूल्यांकन के मुद्दे, यहाँ पे बात की जा रही है कि ये उद्यम अपने नौकरशाही और गैर बाजार उन्मुख संरचनाओं के कारण बाजार में प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। यानी जो ये कंपनियाँ होती हैं, इसमें क्या होता है जो नौकरशाही होती है, वो लोग ठीक तरीके से काम नहीं करते। उसके अलावा क्या होती है, ये कंपनी जो होती है वो बाज़ार के अनुसार काम नहीं करती, अपने अनुसार काम करती है, और जब बाज़ार के अनुसार काम नहीं करेंगे तो कितना दिन तक टिके रहेंगे? तो ये सारी बातें बताई जा रही हैं। उसके अलावा श्रमिक मुद्दे, जैसे मान लीजिए कोई ए नाम की कंपनी, यहाँ पे 50 लोग काम कर रहे थे। अब ये तो गवर्नमेंटेड कंपनी थी, गवर्नमेंट ने क्या किया इसको निजीकरण कर दिया, इसका भी निवेश कर दिया। तो ये लोग जो थे 50 लोग वो कहाँ पे जाएँगे? और फिर जब प्राइवेट वाले हैं, तो प्राइवेट वाले ज़ाहिर-सी बात है कि किसको लाएँगे, जो हाई स्किल्ड लोग हैं उनको लेकर के आएँगे। तो ये बाकी के 50 लोग कहाँ जाएँगे? इनका रोज़गार छिन जाएगा, वो सारी बातें की जा रही हैं। खरीदारों की दिलचस्पी में कमी, अब यहाँ पे कई बार होता तो ये है कि गवर्नमेंट बोली लगाने के लिए इनवाइट तो करती है, लेकिन यहाँ पे कोई आता ही नहीं इनवाइट करने के बाद भी। मतलब कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है कंपनी। तो ये सारे मुद्दे हैं। उसके अलावा अगला पॉइंट है विनियामक चुनौतियाँ। अब कई बार क्या होता है कि देखेंगे आप कई सारे कानून रहते हैं, मतलब एक कानून की जगह 10 कानून है। तो यहाँ पे क्या होता है ये प्रक्रिया को जटिल बना देते हैं। पर आपने खरीद तो लिया है लेकिन इसको ट्रांसफर करने में 4-4 साल लग जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी निकल कर के आती हैं। उसके अलावा कानूनी चुनौतियाँ, वादी बिक्री की वैधता या नियमों और शर्तों को चुनौती दे सकते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है कि किसने कितना लक्ष्य रखा था विनिवेश का और कितनी प्राप्ति हुई थी और हिसाब से कितने प्रतिशत की प्राप्ति हुई थी। सबसे ज़्यादा सक्सेस कौन रहा है विनिवेश में, उसके बारे में बात की जा रही है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 63,500 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा था, लेकिन प्राप्ति कितना हुई थी तो 29,990 करोड़ रुपए प्राप्ति हुई थी। कितना प्रतिशत प्राप्ति थी तो 47%। उसके अलावा मनमोहन सिंह जी ने कितना रखा था तो 1,33,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा था। 92,724 करोड़ रुपए इनको प्राप्त हुए थे। प्रतिशत में आप देखेंगे तो 70% प्राप्त हुआ था। इसी तरीके से आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, तो 3,09,237 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया था इनके द्वारा। 2,80,490 करोड़ रुपए प्राप्त किए गए थे। कितना प्रतिशत? तो लगभग 91%। ये डेटा यही बताता है कि अभी तक विनिवेश में सबसे सक्सेसफुल प्रधानमंत्री कौन है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही रहे हैं। अब यहाँ पे शीर्ष 10 कंपनियों के नाम दिए गए हैं जो लगातार घाटे में चल रही हैं। जैसे बीएसएनएल हो गया, कितना तो 7,993 करोड़ रुपए घाटे में चल रही है। एयर इंडिया, एमटीएनएल, हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स, वेस्टर्न कोलफील्ड, उसके अलावा भारत कोकिंग कोल, उसके अलावा राष्ट्रीय इस्पात निगम, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, उसके अलावा ईस्टर्न कोलफील्ड, एसटीसीएल, ये सारी कंपनियां ऐसी हैं 10 की 10 जो लगातार नुकसान में चल रही हैं। शीर्ष 10 कंपनियां जो सबसे ज्यादा नुकसान में चल रही हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं बीएसएनएल कितना तो 7,993 करोड़ रुपए, एयर इंडिया कितना तो 5,338 करोड़ रुपए नुकसान में चल रहा है, एमटीएनएल ये तो 2,973 करोड़ रुपए, उसके अलावा हिंदुस्तान फोटो फिल्म 2,970 करोड़ रुपए, वेस्टर्न कोलफील्ड तो 1,757 करोड़ रुपए, भारत कोकिंग कोल 1,391 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय इस्पात निगम 1,369 करोड़ रुपए, उसके अलावा इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस 1,155 करोड़ रुपए, ईस्टर्न कोलफील्ड 931 करोड़ रुपए, एसटीसीएल 657 करोड़ रुपए। ये सारे लॉस में चलने वाली कंपनियां, टॉप 10 कंपनियां। यहाँ पे टॉप 10 कंपनियों के नाम दिए गए हैं जो लॉस में चल रहे हैं, और यहाँ पे टॉप 10 कंपनियों के नाम दिए गए हैं। शीर्ष 10 कंपनियों के नाम दिए गए जो प्रॉफिट में चल रहे हैं, लाभ में चल रहे हैं। पहला कौन है इसमें तो आईओसी लिमिटेड, इसके बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है। यहाँ पे आईओसी लिमिटेड ये कितना लाभ में चले तो 32,564.28 करोड़ रुपए। उसके अलावा ओएनजीसी लिमिटेड ये कितना तो 28,892.47 करोड़ रुपए। उसके अलावा एनटीपीसी लिमिटेड 12,892.46 करोड़, बीपीसी लिमिटेड 11,198.02 करोड़, पीजीसी लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, एचपीसी लिमिटेड, उसके अलावा पीएफसी लिमिटेड, एमसी लिमिटेड और उसके अलावा गेल इंडिया लिमिटेड। तो ये टॉप 10 कंपनियां जो लगातार लाभ में चल रही हैं, मुनाफे में चल रही हैं। टॉप 10 कंपनी ऐसी यहाँ पे हैं, और यहाँ पे लॉस वाली कंपनी मैंने आपको बता ही दिया है। यहाँ पे बात की जा रही है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स के बारे में। इसका उद्देश्य क्या है तो 2030 तक भारत को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए आवश्यक धनराशि प्रदान करने और उसमें निवेश करने के लिए एक सक्षम के रूप में कार्य करना। और यहाँ पे आर्थिक और सामाजिक दोनों के बारे में बात की जा रही है। यानी आर्थिक और सामाजिक विकास को लेकर के चलना है। उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, निवेश कहाँ से होगा, तो 39% पैसा कौन देगा, केंद्र सरकार। 39% राज्य सरकार, और प्राइवेट सेक्टर से 22% आएगा। कहाँ पे कितना निवेश किया जाएगा वो चीज़ यहाँ पे बताएगी। जैसे आप देखेंगे ऊर्जा का क्षेत्र जो है तो 25 लाख करोड़ इसमें निवेश किया जाएगा। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें 3.2 लाख करोड़। उसके अलावा पोर्ट एंड एयरपोर्ट्स जो है तो 2.5 लाख करोड़। इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में कितना यहाँ पे खर्चा किया जाए। जैसे रोड हो गया तो 20 लाख करोड़ हो गया, इरिगेशन हो गया, रूरल क्षेत्र हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इन सब में यानी कि सिंचाई हो गई, कृषि हो गई, ग्रामीण क्षेत्र हो गया, इन सब में 16 लाख करोड़ रुपए खर्चा किया जाएगा। मोबिलिटी में यानी गतिशीलता में परिवहन के क्षेत्र में कितना किया जाएगा तो 16 लाख करोड़। उसके अलावा रेलवे जो उसमें 14 लाख करोड़ रुपए, इन सब में खर्चा किया जाए ताकि क्या हो सके, भारत को विकसित देश की कैटेगरी में रखा जा सके। 2030 तक भारत को एक अच्छा राष्ट्र बनाया जा सके। यहाँ पे जो आर्थिक विकास है और जो सामाजिक विकास है दोनों को फोकस करके चला जा सके, इसके लिए लाया गया।
तो इसकी वजह से हम क्या करेंगे, तो विनिवेश करेंगे और विनिवेश के माध्यम से पैसा जो मिलेगा उसको इसमें इन्वेस्ट करेंगे। यही चीज़ यहाँ पे बताई। आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं कस्टोडियल डेथ के बारे में, यानी जेल के भीतर रहते हुए, सलाखों के पीछे रहते हुए जो मौत हो जाती है उसके बारे में बात करने वाले हैं। अब इसके भी कई कारण होते हैं। कई बार क्या होता है कि आपसी झगड़ा हो जाता है। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग सच में सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर मामला क्या देखने को मिलता है कि पुलिस का टॉर्चर झेल नहीं पाते हैं, इस वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो कई बार क्या होता है, पुलिस को कटघरे में खड़ा किया जाता है और ये सही भी है। अगर पुलिस की वजह से हो रहा है तो यहाँ पे इनको सज़ा तो मिलनी चाहिए, चाहे किसी की वजह से उसको सज़ा तो मिलनी चाहिए। और फिर सलाखों के पीछे रहते हुए कैसे मृत्यु हो जा रही है? आप लोग क्या कर रहे थे? ये सारी जवाबदेही तो तय होनी ही चाहिए। तो इस आर्टिकल में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि राज्यसभा ने ये बताया है कि पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ के मामले कहाँ से निकल के आ रहे हैं? तो गुजरात से निकल के आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं इस आर्टिकल के बारे में पूरे डिटेल्स में। ये आर्टिकल चर्चा में क्यों है, तो गृह मंत्रालय के अनुसार पिछले 5 वर्षों में हिरासत में सबसे अधिक मौतें कहाँ पे हुई? तो गुजरात में कितनी 80 मौतें हुई हैं। और ये जो हिरासत में मृत्यु का मामला है वो सिर्फ भारत के स्तर पर नहीं, पूरी दुनिया के स्तर पर इस तरीके से कोई ना कोई घटना देखने को मिल जाती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल करके एक मानवाधिकारी संगठन है, ये इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है। इसने क्या बताया कि पिछले 5 वर्षों में लगभग 141 देश ऐसे हैं जिन्होंने इल ट्रीटमेंट या कि टॉर्चर का यूज़ किया है कैदियों के ऊपर। उसके अलावा यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 44% लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा है कि अगर हमें हमारे कंट्री में जेल में रखा जाएगा, तो यहाँ पे थर्ड डिग्री चार्ज किया जाएगा। यानी यहाँ पे क्या किया जाए, तो इनको टॉर्चर किया जाएगा। 44% लोगों को ये डर रहता है कि जेल के भीतर उनको उनके ही देश में क्या किया जाएगा, तो टॉर्चर किया जाएगा। 1984 में एक समझौता हुआ था, यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, और इसको अब तक 155 देशों ने अपना लिया है। उसके बाद भी उसके बाद भी इस 155 देशों में से 79 कंट्री यानी कि 79 देश ऐसे हैं जो अभी भी टॉर्चर अपनाते हैं अपने देश के स्तर पर। और यहाँ पे 36% लोग ऐसे हैं जिनका ये मानना है कि टॉर्चर को कुछ विशेष परिस्थितियों में सही माना जा सकता है। उसके अलावा 82% लोगों का ऐसा मानना है कि जो टॉर्चर है उसके खिलाफ स्पष्ट कानून लाना चाहिए ताकि लोगों को बचाया जा सके। और यहाँ पे बात करें कि 40 मेंबर ऐसे हैं यूएन के जिन्होंने इस कन्वेंशन पर साइन नहीं किया गया है। वैसे ये इमेज इतनी क्लियर तो नहीं है, तो मैं आपको ये टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूँगा, या उसके अलावा किसी दिन मैं लिख करके इसको ये टेक्स्ट के माध्यम से टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूँगा। इसलिए को कहता हूँ कि आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे इमेज प्रोवाइड करवा देता हूँ, या कभी कोई इन्फॉर्मेशन रहती है, कभी वीडियो लेट होने वाली रहती है, तो वो भी बता देता हूँ। अब यहाँ पे हम देखते हैं हिरासत में मौत के बारे में, तो यहाँ बताया जा रहा है कि हिरासत में मौत का मतलब क्या है? तो हिरासत में किसी व्यक्ति की मौत है, चाहे वह पुलिस का हो या न्यायिक। यहाँ पे हिरासत जो होती है 2 तरीके की होती है, एक होती है पुलिस हिरासत, एक होती है न्यायिक हिरासत। यहाँ पे बात की जा रही है चाहे वो पुलिस की हिरासत में हो, चाहे वो न्यायिक हिरासत में हो, दोनों को ही मौत की कैटेगरी में रखा जाएगा, दोनों को ही हिरासत में मौत माना जाएगा। कस्टोडियल डेथ को व्यापक रूप से मौत के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होता है जो परीक्षण के अधीन है या पहले से किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जा चुका है। यानी कई बार क्या होता है कि जो अंडर ट्रायल व्यक्ति हैं, जिनके ऊपर केस चल रहा है, अभी कुछ प्रूफ नहीं है, उनकी भी कस्टोडियल डेथ हो जाती है, उनकी भी सलाखों के भीतर मौत हो जाती है, या कई बार ये होता है जिसको सजा सुनाई जा चुकी है, उसकी भी मौत हो जाती है जेल के भीतर, उसके बारे में बात की जा रही है। कारण क्या हो सकते हैं? तो कैदियों के बीच आपसी लड़ाई हिरासत में मौत का कारण बन सकती है। अब कई बार होता है ना कि कुछ लोग आपस में लड़ते-लड़ते फिर पता चला कि किसी की जान ही चली गई। पुलिस अभियुक्त बात की जा रही है कि पुलिस क्या करती है, तो अभियुक्तों से स्वीकारोक्ति और बयान प्राप्त करने के लिए थर्ड डिग्री तरीकों का सहारा लेती है। इस तरह के अमानवीय तरीकों से अक्सर गंभीर चोटें आती है और यहाँ तक कि मौत भी हो जाती है। यानी कई बार क्या होता है कि कन्फर्मेशन लेने के चक्कर में कि हाँ मैंने ही किया है, बहुत पीटा जाता है, उसके बाद क्या होती है, मौत हो जाती है। कभी-कभी इस तरह की यातना और अपमान को सहन करने में असमर्थ पीड़ित मनोरोग सहायता के अभाव में आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग को बहुत बेइज्जती फील हो जाती है, और फिर कुछ लोग होते हैं यार, मतलब इतना मारा जा रहा है उनको, ऐसे दैनिक कंडीशन में रखा जा रहा है, उनको लगता है कि इससे अच्छा तो मर ही जाऊँ। ऐसे एक मूवी आई थी जय भीम करके, उसमें भी आप देखेंगे कस्टोडियल डेथ दिखाया गया था, कि उसको मारते-मारते इतना मारते हैं कि मर ही जाता है। फिर उसके बाद 10 झूठ और भी बोलते हैं। तो इस तरीके से कई बार आपको मूवी में देखने को मिला है कस्टोडियल डेथ के बारे में। भारत के विधि आयोग के अनुसार गिरफ्तार किए गए या हिरासत में लिए गए व्यक्ति के खिलाफ सरकारी कर्मचारी द्वारा किया गया अपराध हिरासत में हिंसा के बराबर है। अब यहाँ पे हम देखते हैं भारत में होने वाली कस्टोडियल डेथ या हिरासत में होने वाली मौत से जुड़े कुछ आंकड़ों के बारे में। 2017-18 के दौरान पुलिस हिरासत में मौत के कुल 146 मामले दर्ज किए गए थे। 18-19 में कितने थे? तो 136, 19-20 में 112, 20-21 में 100, 2021-22 में 175। पिछले 5 साल में हिरासत में मौत के सबसे ज़्यादा मामले कहाँ से आए? तो गुजरात में 80, उसके बाद महाराष्ट्र 76, उत्तर प्रदेश 41, तमिलनाडु 40 और बिहार 38। यहाँ पे राज्यवार पिछले 5 सालों का आंकड़ा दिखाया गया। जैसे गुजरात में आप देखेंगे 2017-18 में कितनी मौत हुई थी? तो 14 मौत, 18-19 में 13 मौत, उसके अलावा 19-20 में 12, 20-21 में 17 और 21-22 में 24। तो इस तरीके से महाराष्ट्र का भी दिखाया गया, उत्तर प्रदेश का भी दिखाया गया, तमिलनाडु का भी और बिहार का भी। अगर आपका स्टेट इसमें हो तो आप देख सकते हो। वैसे तो मेरा स्टेट है इसमें से, ये नहीं बताऊँगा कौन-सा, पर मेरा एक स्टेट है इसमें से। तो मैंने अपना देख लिया है, ठीक है? अगर आपका भी स्टेट इसमें आता हो तो आप ज़रूर देख लीजिए उसको। अगर एक-एक पॉइंट मैं ऐसे बताने बैठूँगा तो ये वीडियो 1 घंटे से ज़्यादा की हो जाएगी। वैसे भी वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि इसके खिलाफ हमारे पास संरक्षण के क्या-क्या उपाय है, तो बात की जा रही है अनुच्छेद 21 के बारे में। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है, और यहाँ पे कस्टोडियल डेथ हो जाए तो जीवन जीने का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सीधी-सी बात है। मित्रों, हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
तो हो रहा है, ज़ाहिर-सी बात है। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? तो कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध के खिलाफ संरक्षण देता है। राज्य सरकार की भूमिका अगर हम देखेंगे तो पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था किसके अंतर्गत आती है? तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सरकार का मामला है, तो इसके लिए ज़िम्मेदार कौन होगा? राज्य सरकार ही ज़िम्मेदार होगी। अब यहाँ पे हम केंद्र सरकार की भूमिका देखें तो समय-समय पर केंद्र सरकार क्या करती है? सलाह जारी करती है और मानवाधिकार अधिनियम, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट 1993 का संरक्षण भी करती है। उसके अलावा सीआरपीसी की धारा 41 क्या कहती है? तो सुरक्षा उपायों को शामिल करने के लिए 2009 में संशोधित किया गया था, ताकि गिरफ्तारी और पूछताछ के लिए हिरासत में उचित आधार और दस्तावेजी प्रक्रियाएँ हों। गिरफ्तारी परिवार, दोस्तों और जनता के लिए पारदर्शी हो और कानूनी प्रतिनिधित्व के माध्यम से सुरक्षा हो। आईपीसी 1860 की धारा 330 और 331 क्या कहती है? तो जबरन कबूलनामा करने पर, चोट लगने पर सजा का प्रावधान करती है। यानी क्या किया जा रहा है? किसी को थर्ड डिग्री देकर के ये कहा जा रहा है कि कबूल करो तुमने ही किया, और इस तरीके से अगर चोट लग जाती है और प्रूफ हो जाता है कि आपकी वजह से हुआ है, तो आपको भी सजा दी जाएगी। कैदियों के खिलाफ हिरासत में यातना का अपराध आईपीसी की धारा 302, आईपीसी की धारा 304, 304 ए और 306 के तहत लाया जा सकता है। यानी यहाँ पे क्या हो सकता है? तो आईपीसी की धारा, ये सारी धाराएँ बताई गई जिसके तहत आईपीसी की धाराओं के तहत क्या किया जा सकता है? तो आपके ऊपर केस किया जा सकता है, हमारे ऊपर केस किया जा सकता है अगर हिरासत में किसी को मृत्यु हमारी वजह से हो जाती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं हिरासत में जो मृत्यु होती है उसके बारे में न्यायालय क्या कहता है। तो इंद्रजीत बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2014 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जिसमें यातनाएं दी जाती हैं ऐसी सजा असंवैधानिक है। उसके बाद अगला मामला क्या है? तो परम शंकर शुक्ल बनाम दिल्ली प्रशासन 1980 का मामला ये। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कैदियों को अनिवार्य रूप से हथकड़ी लगाने के खिलाफ फैसला सुनाया, जो कि प्रथम दृष्टया अमानवीय था और इस संबंध में कुछ दिशा निर्देश निर्धारित किए। यानी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ऐसा शर्त नहीं है, ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि आप यहाँ पे हथकड़ी लगाएँ ही लगाएँ। जो सख्त मुजरिम हो, जो खतरनाक मुजरिम हो, उसके बारे में आप उसको हथकड़ी लगाइए, लेकिन सामान्य लोग जो हैं उनको हथकड़ी मत लगाइए, क्योंकि ये क्या होता है? तो अमानवीय होता है। फ्रांसिस कोर्ली मुलिन बनाम द एडमिनिस्ट्रेटर यूनियन 1981 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अनुच्छेद 21 में यातना के खिलाफ सुरक्षा का अधिकार शामिल है। के बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1997 के माध्यम से किसी भी राज्य कार्रवाई के संदर्भ में 2 अधिकारों को आजमाने और सुरक्षित करने के लिए दिशा निर्देश पारित किए गए थे, जीवन का अधिकार और जानने का अधिकार। यानी इस पे 2 अधिकारों के बारे में बात की गई थी, जीवन का अधिकार भी होना चाहिए लोगों को और जानने का अधिकार भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने किसी को अरेस्ट कर लिया, अब किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है, या उनकी जान भी आप ले लें कि हमने अरेस्ट किया था, ये तो मुजरिम था, इसकी जान ले लो, तो ऐसा कोई अधिकार नहीं है आपको, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था। अब जो हिरासत में मौत होती है उसके बारे में मुद्दे क्या, उसकी चिंताएँ क्या? तो यहाँ पे बात करें मानवाधिकारों के खिलाफ है, कानून के शासन के खिलाफ है, जनता के विश्वास को तोड़ता है, गरीबों और कमजोरों पर असमान रूप से प्रभाव डालता है, लोकतांत्रिक संस्कृति को नष्ट करता है, पुलिस की छवि खराब करता है, न्यायिक बोझ, मजबूत कानून का अभाव, उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मानक का पालन नहीं करना। आप देखें कई बार होता क्या है कि ये सारे कानून किस पे आजमाए जाते हैं? ज़ाहिर-सी बात है कि मौत किसकी होगी? जो अमीर होता है उसकी तो होती नहीं, क्योंकि वो तो ऐश कर रहा होता है, जेल के अंदर भी बैठ कर के वहीं से फ़ोन चलता है, वहीं उसको बिरयानी मिलती है। लेकिन जो गरीब होते हैं उन्हीं के लिए ये सारी दिक्कतें होती है। वो लोग बेचारे ₹10 भी चुरा लेंगे ना, तो 10 साल उनको सज़ा काटनी पड़ेगी। अब होता क्या है कि इनको कबूल करवाने के चक्कर में पीट दिया जाता है, जैसे जय वो मूवी में किया गया है। उसी तरीके से यहाँ पे बात की जा रही है कि अगर यहाँ पे जेल के अंदर ही मौत होने लग जाएगी, तो फिर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की इनकी ज़रूरत ही क्या है? फिर सीधा पुलिस राज नहीं स्थापित हो जाएगा। पुलिस जिसको चाहे उठा ले जाए और जेल के अंदर ले जा कर के मार दे और झूठे इल्ज़ाम लगा दे कि ऐसे नहीं ऐसे था। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो सकता है? यहाँ पे निरंकुश हो सकती है पुलिस। ये सारी बातें यहाँ पे की जा रही हैं। इस टॉपिक से यूपीएससी में 2 क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन को। देखिए वीडियो बहुत लंबा हो गया, इस वजह से मैं क्वेश्चन पढ़ नहीं रहा हूँ। तो अगर आप चाहें तो क्वेश्चन पढ़ करके इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन अभी दिखाता हूँ। और एक क्वेश्चन यहाँ पे, दोनों ही 2014 में यूपीएससी में पूछा जा चुका है। यूपीएससी मेंस की बात की जा रही है। अगर आप अटेम्प्ट करना चाहें, आंसर राइटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, इस वजह से मैं क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। फिर कभी किसी दिन इसको बता दूँगा अच्छे से। तो यहीं तक रखते हैं आज की वीडियो। बोलने में जो भी गलती है उसके लिए रियली सॉरी। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत-बहुत थैंक यू। इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखें।